हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल का जो एग्जाम हुआ था 22 नवंबर को, एपीएस 2020 जो 22 नवंबर को हुआ था, और शिफ्ट सेकंड यानी इवनिंग शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम हुआ था, पार्ट ए को मैं डिस्कस कर चुका हूं। पार्ट ए के आंसर विद सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर चुका हूं आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो आज हम सोल्व करेंगे पार्ट बी और फिजिक्स, जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसको हम सोल्व करेंगे। कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हुए थे फिजिक्स के अंदर, तो देखते हैं उनके आंसर क्या बनते हैं, तो उनका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे उनको करना था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पार्ट बी को हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स। ये टीजीटी का एग्जाम है फ्रेंड्स, टीजीटी यानी इवनिंग शिफ्ट में जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था, टीजीटी और टीजीटी फिजिक्स, तो उसको हम सोल्व करेंगे यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स, इसको क्वेश्चन नंबर 1 हम कह देते हैं। सीक्वेंस अलग रहेगा क्योंकि जो है सीक्वेंस आप अलग भी मानकर चलेगा, क्योंकि हम इसको सुविधा के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन 1 2 डालेंगे, अदरवाइज एग्जाम में वो क्वेश्चन नंबर नहीं मिलेगा। इसमें एक क्वेश्चन ये था कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम जमीन पर गिरा दें, किसी ऑब्जेक्ट को जमीन पर गिरा दें और उसकी जो हाइट है वो गिवन है स्टूडेंट्स, उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट हमें गिवन है 19.6 मीटर। मान लीजिए कोई टावर है, उससे आपने ऑब्जेक्ट गिराया है कोई, और उसकी हाइट 19.6 मीटर। तो कहता है जब वो गिरेगा ना, उसकी आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि जब वो गिर जाएगा ग्राउंड के ऊपर तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो फ्रेंड्स उसकी वेलोसिटी जो है ना, इस फॉर्मूले से निकालते हैं, √2g। तो g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h क्या है, हाइट है, और ये कहां से आया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां पर जस्ट वैल्यू पुट करनी थी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी जो हमें निकालनी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जब हमने इस पत्थर को ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो इसको 0 पुट कर दे। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, g। डिस्टेंस कितना दे रखा है, जो हाइट है वही इसका डिस्टेंस है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 2gh। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करेंगे, 2 इंटू जी की वैल्यू है 9.8 और जो हाइट दे रखी है वो कितनी है, 19.6। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 19.6 आएगा, और 19.6 के साथ ही मल्टीप्लाई करनी है, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 19.6 मीटर पर सेकंड। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इतनी वेलोसिटी आ जाएगी इसकी जब इस ऑब्जेक्ट को हम h हाइट से गिराएंगे, और हाइट कितनी दे रखी है 19.6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 19.6 मीटर पर सेकंड उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ये कहता है कि जो रॉकेट है, तो रॉकेट किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है, तो रॉकेट की जो लॉन्चिंग होती है किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है रॉकेट। तो प्रिंसिपल कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो किसके ऊपर बेस्ड होती है फ्रेंड्स, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड होती है, लीनियर मोमेंटम। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कि जो रॉकेट होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होगी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड होती है। एक और क्वेश्चन आया था इसी के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3, कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है मींस टाइम के साथ जो वेलोसिटी है वो बदल नहीं रही, तो टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो उसकी v ही वेलोसिटी रहेगी, जितनी वेलोसिटी है उतनी ही वेलोसिटी रहेगी। 1 सेकंड के बाद भी उतनी ही रहेगी, 2 सेकंड के बाद भी उतनी ही रहेगी, 3 सेकंड के बाद भी उतनी ही रहेगी। तो आफ्टर 10 सेकंड या फिर 10 सेकंड के ऊपर भी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो भी वेलोसिटी गिवन थी उसकी वही उसका आंसर है कि 10 सेकंड के बाद इतनी ही वेलोसिटी उसकी रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे हम ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर जो काम मास करता है ऑब्जेक्ट का, तो कहता है कि रोटेशनल मोशन के अंदर मास का एनालॉगी क्या होगा। मतलब जो रोटेशनल मोशन है तो उसके अंदर मास का काम कौन करता है, मास की जगह हम किसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में वही काम करता है जो लीनियर मोशन के अंदर मास करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका करेक्ट आंसर है, जिसको हम कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि मास का एनालॉगी
कौन है रोटेशनल मोशन के अंदर, तो वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 हम इसको पुट कर देते हैं कि जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो हमारा कितना होता है Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में दिया गया था कि अगर हम उन ऑब्जेक्ट के मास को 2 गुना कर दें तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा। देखो दोनों का मास बढ़ाना, उस क्वेश्चन में ये दे रखा था कि हर एक ऑब्जेक्ट का, दो ऑब्जेक्ट दोनों का ही मास डबल करना है, इसका भी डबल करना है, इसका भी डबल करना है। तो देखिए इसका मास डबल कर देंगे 2 गुना, इसका मास भी डबल करना है 2 गुना, दोनों किसमें प्रोडक्ट में, तो फोर्स कितना हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा, तो यानी 4 गुना फोर्स क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा कि द फोर्स विल बी इंक्रीज बाय 4 टाइम, तो 4 टाइम जो है फोर्स से बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मास है ना दोनों ही जो ऑब्जेक्ट उनके मास को डबल किया गया है, ठीक है, m1 को भी डबल किया गया है और m2 को भी डबल किया गया है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा फोर्स बढ़ जाएगा, यानी मास जब आप बढ़ाते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो कितने टाइम बढ़ेगा 4 टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 कि जो एक्सेस प्रेशर होता है बबल शॉप के अंदर, यानी इनसाइड द बबल शॉप एक्सेस जो प्रेशर होता है उसका आपको रिजल्ट पूछा गया था कि रिजल्ट कितना है, तो रिजल्ट कितना होगा 4T अपॉन R। T क्या है यहाँ पर सरफेस टेंशन, तो एग्जाम के अंदर T की यूज की गई थी, T क्या है यहाँ पर सरफेस टेंशन और R रेडियस ऑफ द बबल। तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रेशर होगा वो किसके, उसका जो रिजल्ट है वो कितना होगा 4T अपॉन R, ये इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई चार्ज पार्टिकल है और उसको हम अगर मीडियम में रख दें तो जो फोर्स है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। यानी एक तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7 इसको लिख देते हैं कि अगर हम उसको वैक्यूम में रखते हैं, अगर मीडियम में नहीं रखते और वैक्यूम में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। के की वैल्यू है यहाँ पर 1/4 पे एप्सिलॉन ले लेता हूं, तो ये वैल्यू है, और ये दो चार्जेस है Q1 Q2 और R इनके जो है डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस हम R से डिनोट कर लेते हैं। तो कहता है अगर हम किसी मीडियम के अंदर रखें तो फोर्स जो है जो वैक्यूम में था उसके कंपैरिजन में जो फोर्स है वो घट जाएगा या बढ़ जाएगा, तो कितने टाइम घटेगा या बढ़ेगा वो भी इस क्वेश्चन के अंदर पूछा था। तो देखिए रिजल्ट क्या होता है फ्रेंड्स F0 अपॉन K, यानी अगर हम मीडियम के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं ना तो वो जो फोर्स होता है वो घट जाता है, कितने टाइम घट जाएगा K टाइम। अब K यहाँ पर क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम, कि उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। मान लीजिए कि आपने दो चार्जेस को वैक्यूम में रखा है तो फोर्स कितना आएगा F0। अगर उन्हीं चार्जेस को आप वाटर के अंदर रख दीजिएगा तो यहाँ पर जो वाटर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 81 होती है कांस्टेंट की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाटर के लिए, तो 81 गुना घट जाएगा। पानी के अंदर वो फोर्स था उन दोनों के बीच में कितना गुना घट जाएगा 81 गुना। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस मीडियम के अंदर उसको रखते हैं, ठीक है, उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। भाई पानी के अंदर रखते हैं, ऑयल के अंदर रखते हैं या फिर ग्लास के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सीधा सीधा ये था भी कितने टाइम घटेगा, तो K टाइम, K क्या है यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम, तो K टाइम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, K टाइम डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्यूब दे रखी है, कोई क्यूब है मान लीजिए ये क्यूब है, और इस क्यूब के सेंटर के ऊपर हम क्या कर देते हैं एक चार्ज रख देते हैं Q चार्ज, जिसका जो है मैग्नीट्यूड हम Q ले लेते हैं। तो कहता है इसके सेंटर के ऊपर अगर हमें कोई चार्ज रख दें और इस चार्ज को कहा गया है Q, तो कहता है किसी एक फेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी एक फेस के लॉन्ग बताना है, ठीक है, एक फेस के लॉन्ग। तो देखिए इसमें क्या है कि टोटल जो चार्ज है, टोटल चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल चार्ज की कारण वो कितनी होगी Q/ε0। अगर मीडियम वहां पर जो है हम नहीं ले रहे, मान लो वैक्यूम ले रहे हैं, तो Q/ε0 हो जाएगी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू इस चार्ज के कारण। लेकिन ये क्या है पूरे सभी फेसेस के अलोंग है, तो हम क्या करते हैं कि इस क्यूब को हम जैसे हम क्यूब एक सिमेट्रिकल है ना, तो यहाँ पर हम मानेंगे कि फ्लक्स का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो एक फेस के अलोंग अगर हम निकालेंगे तो 6 फेस होते हैं क्यूब के, तो एक फेस के अलोंग कितनी हो जाएगी Q/6 डिवाइड कर देते हैं Q/6 इंटू ε0। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का करेक्ट आंसर है कि 6 पार्ट हो जाएगी इसका, ठीक है, तो 6 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि क्यूब के 6 फेस होते हैं इसीलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंसेप्चुअल के क्वेश्चन भी है, क्योंकि इस एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन काफी आए हुए थे। ठीक है, तो ज्यादा इसमें मेहनत करने वाले ऐसा नहीं था कि आपको जो है लेंथ के क्वेश्चन थे, अगर न्यूमेरिकल के थे तो 2 या 3 स्टेप में सॉल्व होने वाले थे। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन है, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, मतलब वो घटती है या बढ़ती है। तो कंडक्टिविटी है वो घटेगी या बढ़ेगी। तो देखिए अगर यहाँ पर होता कंडक्टर, तो कंडक्टर को पूछा होता तो कंडक्टिविटी क्या होती है, घटती है टेम्परेचर के साथ, तो डिक्रीज हो जाएगी कंडक्टिविटी, टेम्परेचर के साथ क्या होती है, घट जाएगी। लेकिन यहाँ पर कंडक्टर की वजह सेमी कंडक्टर है, तो सेमी कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि कंडक्टिविटी विल इंक्रीज विद द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ जो है कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका ये करेक्ट आंसर है कि जो कंडक्टिविटी है ना टेम्परेचर के साथ बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइप का जो है, इस टाइप का क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल आया हुआ था एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखो फ्रेंड्स, मेरे को ध्यान नहीं है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, बट मैं इसको वैसे सोल्व करके बताऊंगा कि आपको ये मेथड करना था। इसके अंदर मान लेते हैं इसको R1 में डिनोट कर देता हूं, R2 R3। अगर आपको मान लीजिए वैल्यू ध्यान है तो R1 R2 R3 की जगह आप वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा। तो इसमें इक्विवेलेंट आपको क्या बताना था, रेजिस्टेंस बताना था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इस सर्किट एंड बिटवीन द टू वर्टिसेस, कोई भी दो वर्टिसेस के बीच में जो आपको है इक्विवेलेंट जो आपको क्या बताना था, रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी थी। तो इसमें क्या है देखिए, R1 जो है ना हमारे पास वो सीरीज के अंदर है, R1 और R2 ये दोनों किस में है, सीरीज में, क्योंकि यहाँ से करंट डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर। तो करंट अगर डिवाइड होता है तो यहाँ पर ये क्या है, देखो ये तो पैरेलल में हो जाएंगे, बट यहाँ से जो करंट आएगा वही करंट इसके अंदर जाएगा, R2 के अंदर। जो R1 में करंट आया वही R2 में जाएगा। तो ये दोनों है सीरीज के अंदर। लेकिन अब R1 प्लस R2 R3 के साथ क्या है, पैरेलल में है, पैरेलल के अंदर है। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होएगा वो 1/R से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो ये क्या है, ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो किसके साथ पैरेलल में है, R3 के साथ। तो आप इनको जो है R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू R3। तो ये 1/R की वैल्यू है। जब आप R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसको रिवर्स कर देंगे, तो R1 प्लस R2 इंटू R3 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा अगर आपके ध्यान में है तो। इस टाइप से इसको सोल्व करना था। तो R1 R2 और R3 की यहाँ पर वैल्यू जो है पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगर किसी पार्टिकल को, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि अगर किसी पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो किस टाइप का जो है वो पाथ फॉलो करेगा। तो देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, किस में रखें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो कैसा पाथ फॉलो करता है पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल होना चाहिए तो पैराबोलिक पाथ कवर करता है। कैसा करेगा, पैराबोलिक। लेकिन अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखते हो तो कैसा पाथ कवर करेगा वो, सर्कुलर। कैसा, सर्कुलर। वैसे तो हेलिकल भी होता है, सर्कुलर कब करता है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अप्लाई करते हो। ठीक है, अदरवाइज मान लो किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर कर रहे हो, ऑब्लिक एंगल के ऊपर, तो हेलिकल पाथ कवर करता है, वो हेलिकल होगा। बट यहाँ पर क्या है कि गिवन ऑप्शन के अंदर हेलिकल था नहीं, सर्कुलर था। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आप समझ लीजिए परपेंडिकुलर अप्लाई की है, तो सर्कुलर जो है इसका करेक्ट आंसर होएगा। तो कैसा पाथ फॉलो करेगा वो, सर्कुलर पाथ फॉलो करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल। अब है इसके बाद कि कोई स्ट्रेट वायर है और इस वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। तो इसमें आपको बताना था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी उनकी शेप कैसी होगी। ठीक है, तो कैसी शेप होगी उनकी शेप होगी कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, कैसी होगी, कंसेंट्रिक, यानी सर्कल तो बनेंगे, और सर्कल बनेंगे तो उनका सेंटर कैसा होगा, एक ही सेंटर होगा, सेम सेंटर होगा। तो कंसेंट्रिक सर्कल, सर्कुलर लूप जो है आपके बन जाएंगे। तो कैसे बनेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स यहाँ पर जो है बन जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि अगर मान लीजिए स्ट्रेट वायर है उसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें कैसे जो है शेप क्या होगी इसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो है कंसेंट्रिक सर्कल्स इसके अंदर बनते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर जो है 14 क्या कहता है, देखो किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से जो है क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आ गए
तो अगर मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आपको क्या निकालना था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, QB अपॉन M। ये इसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। QB अपॉन M क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है QB अपॉन M। ये पूछा था इसके अंदर। आफ्टर दैट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अगर ये सॉल्व करना हो तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स होता है उनके इक्वल होता है। यहां से हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से QBR अपॉन M। यहां से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। और एंगुलर वेलोसिटी का और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, V अपॉन R। तो यहां से क्या होता है कि V की वैल्यू ये है QBR अपॉन M। यहां पे क्या करते हैं, R पुट करते हैं, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, QB अपॉन M। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, QB अपॉन M। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि अगर मान लीजिए किसी कॉइल को, ठीक है, किसी कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रख देते हैं तो उसमें कितना जो है टॉर्क प्रोड्यूस होएगा। मान लीजिए कॉइल की जगह आपने ले ली बार मैग्नेट। अगर बार मैग्नेट को आपने मैग्नेटिक फील्ड में की प्रेजेंस में रख दिया और इसके जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कितनी है, M है, तो कितना टॉर्क प्रोड्यूस होएगा इसके अंदर, M क्रॉस B। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, M क्रॉस B, उसके अंदर टॉर्क जो है प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके अंदर क्या है कि नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं, टर्न्स कितने हैं, 20 हैं। और एरिया जो है, करंट की वैल्यू कुछ गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। इसका जो है डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो मैं वैसे बता देता हूँ कैसे करना है इसको। नंबर ऑफ जो टर्न यहाँ पर अवेलेबल थे, आई की वैल्यू गिवन थी और एरिया गिवन नहीं था। बट यहाँ पर क्या है कि रेडियस गिवन है, एरिया गिवन नहीं था, रेडियस गिवन है। तो एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, इस कॉइल को हम सर्कुलर कंसीडर करेंगे अगर रेडियस गिवन है तो पाई आर स्क्वायर से इसका एरिया निकाल लेंगे। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है तो N, I और A इनको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इससे। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बस यहाँ पर जो एरिया कैलकुलेट करना था और हम फिर वो क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर लेते हैं। इसका भी डाटा इनकम्प्लीट है, बट सॉल्यूशन कैसे होगा देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, आपको L की वैल्यू निकालनी है, इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर जो है हमें EMF की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है, EMF की। आई थिंक 20 वोल्ट यहाँ पर वैल्यू गिवन थी। और चेंज इन करंट भी अवेलेबल है, मतलब शुरू में कितना करंट था। तो चेंज इन करंट कैसे निकालेंगे कि फाइनल करंट मान लेते हैं, इसको FIF से डिनोट कर देता हूँ और इनिशियल को II से। तो फाइनल में क्या करंट है और इनिशियल क्या करंट था, उनका डिफरेंस निकालना। और टाइम भी है कि जो ये चेंज आया है ये कितने टाइम के अंदर हुआ है, ठीक है। तो यानी T2 - T1 ये अवेलेबल है हमारे पास। तो L की वैल्यू निकालनी है जस्ट। तो देखिए रिलेशन क्या होता है EMF और इंडक्टेंस के बीच में, इस रिलेशन से निकालेंगे। L की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, E × dt अपॉन DI। तो देखिए सारी वैल्यू गिवन है, EMF की वैल्यू गिवन है, चेंज इन टाइम की और चेंज इन करंट की। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, जस्ट आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकालना था। तो ये क्वेश्चन ये भी आया। तो इस मेथड से अगर आपने किया है तो इसका जो है आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अगर हम कोई कैपेसिटर उसकी कैपेसिटेंस को C से 2C कर दें, क्या कर दें, अगर कोई कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस को C से 2C में कर दें, तो उस केस में देखिए उसकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है तो उसको सेम रखने के लिए हमें इंडक्टेंस में कितना चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, पहले उसका जो है रिजल्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। अब इसने क्या किया है, देखो यहाँ पर हमने क्या चेंज किया है कि जो कैपेसिटेंस है ना उसको हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो कहता है कि हमारा रिजल्ट में कोई चेंज ना आए, तो इसके लिए हमें इंडक्टेंस में कितना चेंज करना पड़ेगा। देखो अगर यहाँ पर देखिए जो इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंज ना आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर L को L/2 कर दें, मतलब घटा करके आधा इसको कर दें। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर और हमारा रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या है कि जो इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू को क्या कर दें, हाफ कर दें। तो हमारे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि इंडक्टेंस को क्या कर दें, हाफ कर दें। तो ये इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये भी, कि जो एवरेज पावर एसोसिएटेड होती है इंडक्टर के साथ वो कितनी होती है। इंडक्टर में जो एवरेज पावर एसोसिएटेड होती है
वो कितनी होगी। तो देखिए यार, प्योर इंडक्टर हो, प्योर इंडक्टर की बात इसलिए की है कि प्योर इंडक्टर हो या फिर प्योर कैपेसिटर हो, दोनों के अंदर जो एवरेज पावर होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, या तो आप कैपेसिटर अगर गिवन होता कैपेसिटर, ये प्योर कैपेसिटर है तो भी एवरेज पावर 0 होती, लेकिन एग्जाम में इंडक्टर पूछा है, तो इंडक्टर पूछा है तो इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है कि यहाँ पर मान लीजिए जो ट्रांसफार्मर है उसके आउटपुट से हम एक बल्ब ग्लो कर रहे हैं और उस बल्ब का जो पावर है वो गिवन थी 100 वोल्ट। कितनी पावर गिवन थी, 100 वोल्ट। यहाँ पर हमारे पास जो प्राइमरी कॉइल है, इनपुट है, उसके अंदर वोल्टेज गिवन थी 220 वोल्ट और जो प्राइमरी कॉइल के अंदर जो इनपुट में करंट दिया था वो भी गिवन था 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, एफिशिएंसी। ये पूछा गया था कि एफिशिएंसी क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी बताइए ट्रांसफार्मर की क्या होगी। तो देखिए एफिशिएंसी जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो आउटपुट में आपको पावर मिली है और जो इनपुट में पावर मिली है, आपको इनपुट में जो पावर थी, ठीक है, आउटपुट में जो पावर मिली और इनपुट में कितनी पावर आपने दी थी, उसको डिलीवर की थी, तो उन दोनों का रेशियो है यहाँ पर। तो देखिए अब क्या है कि जो आउटपुट में हम यूज कर रहे हो कितनी है, 100 वोल्ट, इनपुट में कितनी दी है 220 इंटू 0.5, तो कितनी दी थी, इसका मतलब ये था कि 110 दी थी। ठीक है, तो 110 वोल्ट इनपुट थी, आउटपुट कितनी है 100 वोल्ट, यानी डिक्रीज हो गई एक्चुअली में। अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्चुअली में परसेंटेज ही पूछा गया था वहां पर एग्जाम में। तो इसका जो है आप सोल्व करोगे तो 90.9% है, बट ऑप्शन के अंदर 90% गिवन था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 90%। ऑप्शन के अंदर 90% दे रखा था, 90.9 नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 90%। इसका करेक्ट आंसर रहेगा एफिशिएंसी ऑफ दैट ट्रांसफार्मर इज 90%। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि हमारे पास एक वेव दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 20 इसको ले लेते हैं। एक वेव दे रखी है हमारे पास और उस वेव की मान लीजिए स्पीड है, वेलोसिटी है, वो गिवन है। ठीक है, अभी मुझे ध्यान नहीं है कितनी दे रखी थी, इसका मेथड बताऊंगा आपको। ये वेलोसिटी दे रखी थी और फ्रीक्वेंसी भी दे रखी थी। तो इसमें क्या पूछा था, वेवलेंथ पूछा था कि आप वेवलेंथ कितनी होगी उस वेव की। तो देखिए इसमें सिंपल सा ये था कि जो वेवलेंथ होती है वो किससे रिलेटेड होती है, फ्रीक्वेंसी के साथ, इस रिलेशन से रिलेटेड होती है c/न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। बट यहाँ पर अगर स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, कोई वेलोसिटी दे रखी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसको लैम्डा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जस्ट वैल्यू पुट कर दी थी, जो भी वेलोसिटी दे रखी है और जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें कहता है कि मान लीजिए जो मैग्निफिकेशन है, अगर मैग्निफिकेशन मान लीजिए लेस देन 1 है, तो उस केस में इमेज कैसी बनेगी, तो उस केस में इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो आपके पास ऑप्शन थे वहां पर कि वर्चुअल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, या फिर इरेक्ट एंड इन्वर्टेड होगी, या फिर इरेक्ट एंड वर्चुअल होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 हो। अब एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर आया है, ऑप्टिक्स से आया है कि द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, जिसमें व्हाइट लाइट अपने 7 कलर के अंदर डिवाइड हो जाती है, बट जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जस्ट आपको आइडिया लग ही गया होगा अब तो, ठीक है, 22 क्वेश्चन करीब हो गए हैं, तो आइडिया आपको लग ही गया होगा एग्जाम का कि जो है कैसा एग्जाम था और आपने क्या किया है उसके अंदर, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट, ये भी ऑप्टिक्स से ही है। द करेक्शन ऑफ मायोपिया, जो मायोपिया की करेक्शन है वो किस लेंस के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 हम लिख देते हैं इसको। मायोपिया जो है ना, मायोपिया डिजीज है आई का, तो कहता है किस लेंस के द्वारा इसको करेक्ट करेंगे, तो वो कनकेव लेंस। कनकेव लेंस है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, मायोपिया को ठीक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि जो आंख होती है उसकी जो योग्यता, जिसमें वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, तो उस योग्यता को क्या कहते हैं। ठीक है, तो द एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज नोन एज अकोमोडेशन। तो इसको क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन। तो यहाँ पर उसको बोलेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या बोलेंगे, पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो ये पावर है अकोमोडेशन की आई की, वो क्या कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है फोकल लेंथ को, घटा बढ़ा सकती है। तो
तो इसका करेक्ट आंसर है पावर ऑफ अकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसके अंदर एक और आया था कि मान लीजिए जो हमारी आंख होती है ना उम्र के साथ साथ उसके अंदर धुंधलापन आ जाता है, क्लाउडी हो जाती है वो, तो इसको क्या बोलते हैं, इस डिजीज को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कैटारैक्ट। क्या बोलते हैं, कैटारैक्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो आंख होती है ना उसमें धुंधला आ जाता है, धुंधला कलर मिल्की कलर हो जाता है उसका, ठीक है। तो उसको रोग को क्या बोलते हैं, कैटारैक्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद। तो इसकी सर्जरी के थ्रू जो है ये ठीक होता है मोतियाबिंद। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26। इसमें जो है एक ग्राफ गिवन था, इस टाइप से ग्राफ है, ये ग्राफ गिवन था। तो यहाँ पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा था और ये फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का ग्राफ है। तो इसमें जो है ऑप्शन दे रखे थे, तो उस ऑप्शन में क्या था कि जो ये स्लोप है ये हम कैसे निकालेंगे, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताएगा। तो देखिए इसका जो रिलेशन होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का और फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन क्या होता है, एच न्यू। न्यू क्या है यहाँ पर, ये फ्रीक्वेंसी, और ये वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वी नॉट जो है वो है एच अपॉन ई इंटू फ्रीक्वेंसी। देखिए ये इक्वेशन है ना, मैच कर रही है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। किससे, स्ट्रेट लाइन। तो y क्या डिनोट है यहाँ पर, y एक्सिस पर है वी नॉट, x एक्सिस पर क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो जो ये स्लोप है m, ये क्या हो जाएगा h अपॉन e। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि h अपॉन e विल टेल अबाउट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। तो इसका ग्राफ कौन देगा, h अपॉन e इसका जो है ग्राफ का स्लोप बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि h अपॉन e क्या बताता है, इस ग्राफ का स्लोप बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहते हैं फ्रेंड। तो अब कहता है कि जो यूनिट है प्लैंक्स कांस्टेंट की वो किसके साथ मैच करती है। ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा था, मान लीजिए लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इंपल्स, फोर्स, किसके साथ, इसके जो है डायमेंशनल फॉर्मूला जो है मैच कर रहा है, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला किस यूनिट के साथ इसका मैच कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। तो जो एंगुलर मोमेंटम है इसके साथ जो है इसका जो है डायमेंशनल फॉर्मूला मैच करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि आपको एनर्जी गिवन थी फर्स्ट ऑर्बिट के हाइड्रोजन एटम के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहता है कि सेकंड ऑर्बिट के लिए एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए रिजल्ट, इसका जो रिलेशन होता है ना वो क्या होता है हाइड्रोजन एटम के लिए n²। n क्या है यहाँ पर, ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन एटम नहीं है, कोई और है, तो उसको z² से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू 1 है यहाँ पर। तो देखिए सेकंड ऑर्बिट के लिए पूछा है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दें। तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 13.6 को किससे डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर दें। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसका करेक्ट आंसर है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ऑप्शन के अंदर गिवन था। तो सेकंड ऑर्बिट के अंदर एनर्जी कितनी हो जाएगी सेकंड ऑर्बिट के लिए, तो एनर्जी हो जाएगी सेकंड ऑर्बिट के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, देखते हैं क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर हाफ लाइफ दे रखा है, कोई हमारे पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट है तो उसका हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है, हाफ लाइफ टाइम जो है वो है 1600 साल, ठीक है। तो कहता है कि उसके अंदर पूछा गया था कि अगर मान लीजिए 6400 साल बाद वो एलिमेंट कितना बचेगा। मतलब हमें पूछा गया था कि मान लीजिए शुरू में वो n0 है तो बाद में कितना बचेगा, क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, टूट रहा है, तो कम होता जा रहा है। तो 6400 साल बाद वो कितना बचेगा। तो देखिए इसका क्या है, रिमेनिंग हमें बताना था। तो इसका जो रिजल्ट होता है n/n0 1/2 और यहाँ पर क्या लेंगे t/t। तो देखिए n क्या है, n जो t टाइम के बाद बचेगा, n0 जो इनिशियल हमने दिया था 1/2, n0 को इस साइड ले जाता हूं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। t क्या है, हाफ लाइफ, यहाँ पर क्या है ये हाफ लाइफ। तो टाइम कितना दे रखा है टोटल 6400, तो इसको आप कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। तो कितना बचेगा n0 की पावर 2 4 हो जाएगी पावर, और ये पावर को सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 16। तो कितना रिमेनिंग बचेगा, जो शुरू में लिया था उसका 16 पार्ट ही बचेगा, ठीक है। तो n/16 इसका क्या है करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा था n जो है n0/4 बचेगा या फिर n0/8 बचेगा या 16 बचेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है n0/16। मैंने जो शुरू में लिया था इनिशियल उसका 16th पार्ट इस क्वेश्चन का जो है बचेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर रिएक्शन दे रखी थी आपको,
इस टाइप से 238 यूरेनियम की रिएक्शन दे रखी थी यहाँ पर 92। फिर कहता है इसमें से अल्फा पार्टिकल अगर हम निकाल दें, अल्फा पार्टिकल निकाल दें तो क्या बचेगा, देखिए अगर अल्फा पार्टिकल हम निकालते हैं तो इससे थोरियम बन जाएगा, और थोरियम का अल्फा पार्टिकल जब भी निकालते हैं तो मास जो है ना 4 मास जो है घट जाता है, और एटॉमिक नंबर कितना घटेगा 2, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसका मास कितना है 4 है, ठीक है 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट मास घट जाएगा, एटॉमिक नंबर में कितना डिफरेंस आता है 2 का डिफरेंस आएगा, तो का डिफरेंस आ जाता है। अब यहाँ पर इसने कहा कि अगर इसमें से भी बीटा पार्टिकल निकाल दें तो यहाँ पर यूं x दे रखा था और यहाँ पर वैल्यू हमें निकालनी थी a और z की वैल्यू क्या होगी, a और z की वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर बीटा पार्टिकल निकालते हैं, बीटा पार्टिकल निकालेंगे तो बीटा पार्टिकल जस्ट सिंपली इलेक्ट्रॉन ही होते, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का कोई मास यहाँ पर हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कम मास होता है, उसको इग्नोर कर सकते हैं, तो इसके मास में कोई चेंज नहीं आएगा, हम ऐसा मानेंगे, तो 234 इसका मास रहेगा। बट इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 91 हो जाएगा। तो यहाँ पर a और z की वैल्यू क्या है कि एटॉमिक मास है वो तो 234 ही रहेगा, बट एटॉमिक नंबर इसका 91 हो जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। a और z की वैल्यू पूछ रही तो 91 और 234, तो 91 इसका एटॉमिक नंबर, 234 इसका मास, ये करेक्ट इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। अब इसने पूछा है कि अगर मान लीजिए एसिड में हमने बेस मिला दिया, एसिड में बेस मिला दिया तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है। वैसे तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, बट तो कहता है कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसके अलावा हम इसको क्या बोल सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो किस टाइप का रिएक्शन है, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है। इसके अंदर क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आयन का एक्सचेंज होता है, आयन का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। मान लीजिए एसिड हमने HCl ले लिया, बेस मान लीजिए आपने NaOH ले लिया, तो अब इसमें क्या होगा, जस्ट यहाँ पर आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, क्या होगा, आयन इसमें क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो देखिए आयन एक्सचेंज कर देते हैं, यहाँ पर H जो है, H तो इस सोडियम की जगह आ जाएगा, सोडियम इस H की जगह आ जाएगा, तो यहाँ पर जो एक तो H2O बन जाएगा, और जब सोडियम H की जगह आएगा तो क्या बन जाएगा, NaCl। तो जस्ट क्या हुआ है कि आयन का एक्सचेंज हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एक टाइप से। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32, रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी थी आपको कि मैग्नीशियम दे रखा है, एल्यूमिनियम दे रखा है, आयरन दे रखा है, जिंक दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे थे, और आपको क्या करना था, इनको इनके जो है रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग तो इनको आपको अरेंज करना था। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम, उसके बाद रिएक्टिव कौन है, एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, और उसके बाद आयरन। तो ये करेक्ट रिएक्टिविटी सीरीज है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, पहले मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर आयरन। तो आप चेक कर सकते हैं यहां से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि कौन सा हार्मोन ऐसा है, ठीक है, या फिर कौन सा केमिकल ऐसा है जो पौधे की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, उसको जो है एक टाइप से रोकने की कोशिश करता है। तो उसके अंदर आंसर क्या आएगा इसका, एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड क्या होता है, ये इनहिबिटर होता है, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड क्या है, इनहिबिटर होता है, ठीक है, ग्रोथ को जो है इनहिबिट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके अंदर एक मेंडल का एक्सपेरिमेंट था कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जैसे उसने क्या किया था, एक तो उसने लंबा जो है पौधा लिया था, मटर का पौधा लिया था लंबा, एक उसने छोटा लिया था पौधा, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों को इसने क्या किया, मिक्स करके एक नई वेरायटी तैयार की, और उससे जो पौधे उगाए तो उससे चारों पौधे जो है लंबे आ गए थे, ठीक है, लंबे बने थे इससे। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पर जो है ऑप्शन दे रखे थे आपको कि इसका जो शॉर्ट है वो डोमिनेट नेचर था इसका, मान लीजिए जो कैरेक्टरिस्टिक थी शॉर्ट वाली, या फिर टॉल था वो डोमिनेट था, या फिर जो है डोमिनेट नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि जो टॉलर वाला है, टॉलर जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पर डोमिनेट है, क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि चारों क्या हो गए, टोल बने हैं ना ये, क्योंकि एक इसने टोल लिया था, एक इसने शॉर्ट लिया था, बट हमें क्या मिले, चारों टोल मिले। तो टोलर क्या है, इसकी डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो बायो का क्वेश्चन था ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 35। तो इस क्वेश्चन नंबर 35 में ये है कि एक क्रिकेटर है, तो क्रिकेटर ने क्या किया, बॉल को हिट किया, क्या किया, बॉल को हिट किया, जिस स्पीड से वो आ रही, जिस वेलोसिटी से वो आ रही थी उसी वेलोसिटी से वो गई है। तो कहता है कि इंपल्स बताना है। तो देखिए मान उसने गिवन है वैल्यू
कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 12 मीटर पर सेकंड है और बैट से टकराने के बाद सेम वेलोसिटी के साथ वो गई है, तो उसका इंपल्स कितना होगा, क्या बताना है, इंपल्स बताना है उसका कितना होगा। तो देखिए इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम में कितना चेंज आया, तो देखिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है v और इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो देखिए वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आया, v माइनस u, तो देखिए ये तो इक्वल है तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा 0, तो इंपल्स क्या हो जाएगा 0 न्यूटन सेकंड, तो इंपल्स क्या हो जाएगा 0 न्यूटन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का 0 न्यूटन सेकंड, क्योंकि इसमें क्या होगा वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, अगर चेंज आता तो इंपल्स कुछ ना कुछ होता है यहाँ पर, तो इंपल्स इसका 0 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है देखिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन बताना है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होती है एक्सिस से इसको डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, तो इस रिलेशन से जो है इसको आप कर सकते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद आया था क्वेश्चन की डीसी जो होते हैं डायरेक्ट करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो उसकी होती है 0 हर्ट्ज, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, डायरेक्ट जो करंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज। उसके बाद है कि जो लाउडनेस होती है साउंड की उसको हम किस में मेजर करें, तो यानी जो मेजरमेंट होती है लाउडनेस की, ठीक है, लाउडनेस किसकी, साउंड की, तो लाउडनेस ऑफ जो साउंड है उसको हम किस में मेजर करते हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड को, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है डेसिबल, तो डेसिबल के अंदर जो है इसको हम क्या करते हैं मेजर करते हैं, तो डेसिबल के अंदर जो है इसको मेजर करते हैं, करेक्ट ये है इसका, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कैपिटल डी और डी, तो डेसिबल से जो है हम इसको मेजर करते हैं डेसिबल के अंदर, ठीक है। उसके बाद है टाइम पीरियड, क्वेश्चन नंबर 39 कि जो सिंपल पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है उसका लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या फिर इंडिपेंडेंट है। तो देखिए जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, तो उसमें देखिए जो लेंथ होती है उसके क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, तो अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें क्या है लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का यहाँ पर इसका रिजल्ट आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 39। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 40, तो इसमें कहता है कि मान लीजिए कोई एटम अगर सेम एटम के साथ जुड़ करके एक चेन बना लेता है, लॉन्ग चेन बना लेता है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, तो सिंपल ये कार्बन कंपाउंड्स के अंदर होती है, जिसमें कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं आपस में जुड़कर एक लंबी चेन बना लेते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन, क्या बोलते हैं कैटिनेशन, तो कैटिनेशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो कैटिनेशन बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को जिसमें एक एटम जो है सेम एटम के साथ मिलकर एक लंबी चेन बना लेता है। तो अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन आया था कार्बन से ही रिलेटेड था कि जो बकमिनिस्टर फुलरीन होता है तो उसके अंदर कार्बन के एटम की संख्या कितनी होती है, तो जो बकमिनिस्टर फुलरीन है तो उसके अंदर कार्बन के 60 एटम होते हैं, कितने होते हैं 60 एटम होते हैं, तो C60 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42, इसके अंदर ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई मेटल का ओर है, मेटल ओर है और उसको हम क्या करते हैं गर्म करते हैं, तो मेटल के ओर को अगर हम हीट करें गर्म करें किसकी प्रेजेंस में, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर गर्म करें तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑप्शन में दे रखा था रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, इस टाइप से, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है रोस्टिंग, क्या है रोस्टिंग। तो देखिए अगर एक्सेस एयर है तो रोस्टिंग बोलेंगे, अगर एयर की एब्सेंस है तो कैल्सिनेशन, तो यहाँ पर एक्सेस है तो एक्सेस है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है रोस्टिंग इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चंस अवेलेबल हो पाए मेरे पास, लगभग 42 क्वेश्चन हो गए, तो नियरली हाफ क्वेश्चंस हो गए हैं, तो आपको जो है 90 में से इतने क्वेश्चंस का आइडिया तो लग ही गया है कि इनका जो है आंसर ये होगा, इनका सॉल्यूशन ये होगा, तो अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। बाकी कुछ दिनों में इसका जो है आंसर की भी ऑफिशियल आंसर की भी आ ही जाएगी, तो उनके साथ आप मैच कर सकते हैं, तो जस्ट आपको जो है आइडिया लग गया है, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर आपने पार्ट ए नहीं देखा है तो पार्ट ए की वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो उसका सॉल्यूशन आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू।